मेथड नहीं है, हम लोगों ने ये मेथड खुद क्रिएट किया था। ठीक है, और यहां से मैं क्या कर रहा हूँ, मेन को कॉल कर, राइट। कल हमने जो प्रोग्राम किया था उसमें मैंने ये बताया था कि एक फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल अगर बना है तो वो दूसरे फंक्शन को नहीं विजिबल रहता है, राइट। अभी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को दो फंक्शंस के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है बाय पासिंग एंड रिटर्निंग वैल्यूज। हम लोग को एक फंक्शन से रीड करके दूसरे फंक्शन को वैल्यू पास करनी है, और दूसरे फंक्शन का कोई रिजल्ट है तो वापस से पहले फंक्शन में रिटर्न करना है। इसको बोला जाता है पासिंग एंड रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम एंड टू अ फंक्शन। देखो बहुत इजी है। जैसे कि अभी तक ये जो ऐड फंक्शन था ये क्या कर रहा था, ये खुद वैल्यूज रीड करता था, ऐड करता था और रिजल्ट को प्रिंट कर देता था, राइट। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो नंबर num2 है ये ऐड के पास नहीं रहेंगे, ये नंबर num2 किसके पास रहेंगे, अभी मेन के पास है। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर मेन में मैंने नंबर num2 रीड किया है तो ऐड फंक्शन को दिखेगा कि ये नंबर num2, जल्दी बताओ। नहीं दिखेगा सर। नहीं दिखेगा, बराबर है, कि मेन के अंदर ही मैंने वेरिएबल्स बनाया हुआ है। और मुझे क्या करना है, ये दो वेरिएबल्स मुझे भेजने हैं या पास करने हैं इस ऐड फंक्शन या ऐड मेथड। तो सिंपल है, जब भी आप लोग को किसी फंक्शन को कोई वैल्यूज पास करनी रहती है तो हम लोग फंक्शन को कॉल करते समय इन दो पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स के बीच में हम लोग ये वैल्यूज को पास कर देते हैं। मतलब मैंने ऐड को कॉल किया और ये दो वैल्यूज मैंने पास कर दी ऐड को यहाँ पे। ठीक है, इनको बोला जाता है, अगर मैं फंक्शंस के बीच में इनको भेज रहा हूँ तो इनको आर्ग्यूमेंट्स बोला जाएगा। यहाँ पर ये नंबर num2 है, इनको मैं आर्ग्यूमेंट्स बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं, आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पर मैं ऐसा बोलूंगा, आई एम पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू ऐड फंक्शन या ऐड मेथड को। मैं क्या कर रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट भेज रहा हूँ। कितने आर्ग्यूमेंट भेज रहा हूँ मैं, दो भेज रहा हूँ। अब ऑब्वियसली जब मैं ऐड को कॉल करते समय ये दोनों आर्ग्यूमेंट भेज रहा हूँ, सो ऑब्वियसली ये दोनों वैल्यूज ऐड के पास आएगी यहाँ पे। तो ऐड को इन दोनों को पकड़ना पड़ेगा, दो वेरिएबल्स बना के। इसमें डेटा टाइप होते नहीं तो आप डायरेक्टली वेरिएबल का नाम लिख दो, आ गया ध्यान में। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, मेरे पास नंबर num2 आ गए बट ऐड ने रीड नहीं किया, उसको मेन ने भेजे है। अब ऐड को क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके प्रिंट करना है। तो मैं एक ऐड में तीसरा एक वेरिएबल बना रहा हूँ और उसको प्रिंट कर देता हूँ। सबको समझ में आया, इजी है वैसे कंसेप्ट ये। प्लीज मेरे को बताओ, सबको समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। हाँ सर। है, इजी है। बाकी लैंग्वेजेस में अपने को डेटा टाइप स्पेसिफाई करने पड़ते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। जितने आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन को नीचे से भेजे जा रहे हैं उतने ही आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर रखने पड़ेंगे, आप ज्यादा नहीं रख सकते। जैसे फंक्शन को दो आ रहे हैं तो यहाँ पर दो ही वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। दूसरा है कि आप लोग इस वेरिएबल्स के नाम अलग अलग भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, num1 की वैल्यू ए में चली जाएगी, num2 की वैल्यू बी में चली जाएगी। और अगर सेम रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेम हम लोग इसलिए रखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। बट कई बार दो अलग अलग प्रोग्रामर्स दो अलग अलग फंक्शन बना रहे हैं, तो हो सकता है दोनों ने वेरिएबल के नाम अलग अलग रखे हो, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर इतना याद रखना, नीचे से अगर दो वेरिएबल्स आ रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं तो फंक्शन में यहाँ पे दो रहने चाहिए उनको पकड़ने के लिए। और फंक्शन के अंदर फिर आप जो कर रहे हो वो फिर आप लोग ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, हमारा प्रोग्राम वही कर रहा है, एडिशन ही कर रहा है। बट इसमें डिफरेंस क्या है कि इस बार जो आर्ग्यूमेंट्स है, जो वेरिएबल्स है, पैरामीटर्स है, वो मेन रीड कर रहा है और मेन भेज रहा है किसको, ऐड मेथड। ठीक है, तो देखो पूछा एंटर नंबर नंबर, इतना क्लियर है। दिस इज कॉल्ड एज पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू अ फंक्शन। समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर समझा। ठीक है, दूसरा है कि अब जैसे मेन ने अपनी वैल्यूज ऐड को भेजी है, वैसे ऐड भी अपने अंदर का रिजल्ट वापस मेन को रिटर्न कर सकता है। ठीक है, ओके। देखो अब मैं क्या चाहता हूँ, अभी ऐड फंक्शन जो है, ये जो ऐड करके num3 में जो उसने वैल्यू रखी है, ये num3 जो है ये उसको प्रिंट नहीं करना है, ये जो आंसर है num3 है उसको वापस रिटर्न करना है मेन को। तो वो रिटर्न क्या कर देगा, है क्या ध्यान में? मतलब नंबर num2 ऐड होगा, num3 में जाएगा और ये num3 की वैल्यू रिटर्न होके कहाँ पे आ जाएगी, मेन में आ जाएगी। अब ऑब्वियसली मेन में अगर ऐड फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो मेन में पकड़ना पड़ेगा। मुझे प्लीज बताओ ये लाइन समझी क्या सब?
num3 इज इक्वल टू ऐड num1 कॉमा num2, मतलब मैं ऐड को कॉल करते समय num1 num2 भेज रहा हूँ, num1 num2 आया यहाँ पर, दोनों ऐड हुआ, num3 में गया, num3 का जो भी आंसर था वो रिटर्न होके वापस मेन में किस में आ गया, मेन के num3 में आ गया। अब मैं यहाँ पर प्रिंट कर सकता हूँ एडिशन इज कॉमा। सबको समझ में आएगा? हाँ सर। पासिंग सर आर्गुमेंट, रिटर्न कब कब यूज करते हैं, ये अपने पे रहता है कि कब यूज करना है, ये कब हाँ नहीं यूज ये करना है बराबर अपने करके। पे रहता है, ये अपने पे रहेगा, या फिर तू जब काम करेगा तो कोई डिजाइनर आएगा या फिर कोई तेरा लीडर आएगा, वो बोलेगा एक ऐसा फंक्शन बना जो कि कुछ रिटर्न करने वाला है, अब ऐसे टाइम पे तुझे रिटर्न करना। ओके, ठीक है, देखो हाँ फंक्शंस मतलब ये रिटर्न, अपने पे ही रहता है हाँ पूरा। ये अपने पे रहता है या तेरे प्रोजेक्ट के डिजाइन पर डिपेंड रहता है। ठीक ओके। है, देखो हाँ एज ए डेवलपर हम लोगों को दोनों चीजें आनी चाहिए, हमको फंक्शन के अंदर वैल्यू रीड करके प्रिंट करना आना चाहिए, हम लोग को दूसरे फंक्शन से रीड करके, दूसरे फंक्शन से रीड करके फंक्शन को भेजना आना चाहिए, अगर जरूरत पड़ी तो हमको रिटर्न करना, ये कंसेप्ट भी पता रहना चाहिए, ताकि कोई अगर बोले कि ऐसा एक फंक्शन बना के बता जो रिटर्न करता हो, तो हम लोगों को वो चीज आना चाहिए। बट ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन रिटर्न कर, इसका कोई ऐसे फिक्स सिनारियो नहीं है, कंप्लीटली प्रोजेक्ट पे डिपेंड रहता है या डिजाइन पे डिपेंड रहता है कि आपका फंक्शन रिटर्न करेगा कि नहीं। ठीक है इतना? हाँ सर। ठीक है, तो ये पास करना भी हो गया और ये रिटर्न करना, इसमें दोनों चीजें आ गई, कंसेप्ट। राइट, ओके। अब देखो हाँ, हमारे पास ना फंक्शंस के डिफरेंट फॉर्म्स रहते हैं, ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं फंक्शन को कोई आर्गुमेंट पास कर रहा हूं तो वो फंक्शन रिटर्न करे ही, इट इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मैं फंक्शन को कुछ आर्गुमेंट नहीं भेज रहा हूँ, मतलब n1 n2 जो है ये फंक्शन खुद रिटर्न कर रहा है, रीड कर रहा है, लेकिन इस बार वो आंसर रिटर्न कर रहा है। सबको समझ में आया क्या अभी? हमको ऐसा केस भी हो सकता है, ऐसा फंक्शन भी बना सकते हैं जिसको हम लोग जरूरी नहीं आर्गुमेंट भेज रहे हो, लेकिन वो फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर, जैसे यहाँ पे मैंने ऐड को कॉल किया लेकिन कुछ भेजा नहीं, मतलब ऐड खुद रीड करने वाला है वैल्यूज, लेकिन रिटर्न कर रहा है वो। आ गया ध्यान में इतना? हाँ सबको सर। समझ में आ यस रहा है सर, क्या? समझा। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं फंक्शन को आर्गुमेंट भेज रहा हूँ और वो रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, जैसे हमने पहले वाले केस में देखा था, मैं भेज रहा हूँ लेकिन वो रिटर्न नहीं कर रहा है। दूसरे केस में मैं भेज रहा हूँ और वो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तीसरा केस हो सकता है मैं नहीं पास कर रहा हूँ लेकिन वो रिटर्न कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है सब लोग को? ऐसे को डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, इसको मैं बोलूंगा दिस इज अ फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट्स बट रिटर्निंग अ वैल्यू। फंक्शन को मैं भेज नहीं रहा हूँ कुछ आर्ग्यूमेंट लेकिन वो रिटर्न कर रहा है, यहाँ पर मैं भेज रहा हूँ और रिटर्न भी कर रहा है, यहाँ पर मैं सिर्फ आर्ग्यूमेंट भेज रहा हूँ। ठीक है, और कल जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया था याद है, वो ना तो रिटर्न कर रहा था ना तो उसको भेजा जा रहा था। याद है कल हमने एक फंक्शन बनाया था ऐड वाला, हाँ सर। कल वाला फंक्शन हमारा कुछ रिटर्न कर रहा था, कुछ पास हो रहा था क्या उसको? नहीं, ये हमारा कल का नहीं। इसको पास भी नहीं कर रहा था और मैं इसको रिटर्न भी नहीं कर रहा था। सो ऐसे कुछ डिफरेंट फॉर्म्स है फंक्शन के, हम लोगों को बस एज ए डेवलपर ये सारी चीजें पता रहना चाहिए कि हाँ फंक्शन को अगर आर्ग्यूमेंट भेजना है तो कैसे भेजना, रिटर्न करना है तो कैसे रिटर्न। ठीक है, इतना ठीक है? राइट, आगे बताओ। हाँ सर। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया होगा, फिर एक और इसमें छोटा सा एक कंसेप्ट है मैं वो भी बता, जैसे अगर तुम लोग ये कोड देखोगे तो इस कोड में मैं ऐड फंक्शन को कुछ पैरामीटर्स भेज रहा हूँ या आर्गुमेंट भेज रहा हूँ, और ये फंक्शन मुझे ऐड करके जो भी रिजल्ट है उसको रिटर्न कर रहा है मेन में। इतना क्लियर है? यस सर। ओके, अभी देखो अगर आपने सी या सी प्लस प्लस या जावा पढ़ा होगा, तो इन लैंग्वेजेस में क्या होता है कि जो हमारे फंक्शंस होते हैं ना, दे कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू,
मतलब सी या सी प्लस प्लस या बाकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में लैंग्वेजेस में क्या होता है कि आप फंक्शन को कितने भी आर्ग्यूमेंट भेज सकते हो, लेकिन फंक्शन एक टाइम पर एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। ये सी एंड सी प्लस प्लस और जावा वगैरह के रूल्स हैं। बट पाइथन में आप लोग फंक्शन को कितने भी आर्ग्यूमेंट भेज सकते हो और फंक्शन कितने भी वैल्यूज रिटर्न कर सकता है। आया ध्यान में? मतलब जैसे देखो, मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना, जैसे ये फंक्शन मेरा सिर्फ एडिशन कर रहा है। अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ कैलकुलेट। इस फंक्शन को मैं आर्ग्यूमेंट भेजूंगा num1 num2, और मैं चाहता हूँ ये फंक्शन मुझे इन दोनों num1 num2 का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये चारों चीजें रिटर्न करे। तो मैं पहले क्या करता हूँ, num1 num2 को ऐड करके a में रख देता हूँ, और इनका सब्ट्रैक्ट करके मैंने एक s नाम के वेरिएबल में रख दिया, और इनको मल्टीप्लाई करके मैंने एक m नाम के वेरिएबल में रख दिया, और इनको डिवाइड करके मैंने एक num2 नाम के वेरिएबल, d नाम के वेरिएबल में रख दिया। अब मुझे क्या करना है, एक साथ ये चारों वैल्यूज मेरे को रिटर्न करना। सो यूजुअली हम लोग रिटर्न में एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते थे, बट इन पाइथन हम लोग एक साथ बहुत सारी वैल्यूज भी रिटर्न कर सकते हैं, जैसे a, s, m, d। यहाँ पर ये फंक्शन जो है वो एक वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, वो एक साथ मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर रहा है। ठीक है। अब क्योंकि मेरा जो फंक्शन है कैलकुलेट, इसको मैं 2 वैल्यू भेज रहा हूँ, लेकिन ये रिटर्न 4 वैल्यू कर रहा है, तो लेफ्ट साइड में पकड़ने के लिए भी मेरे को यहाँ पर 4 वेरिएबल्स ऐसे बनाने। इजी है, समझ में आया सबको? एडिशन का रिजल्ट ए में आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन का एस में, मल्टीप्लिकेशन का एम में, डिवीजन का डी में आ जाएगा। ठीक है, दिस इज फंक्शंस रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम अ फंक्शंस रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज। क्लियर है एवरीवन? कुणाल समझ में आया क्या? हाँ सर, हाँ। यश, हाँ सर, समझा। प्रेरणा, सिद्धि? हाँ सर। ओके, सो ये हमारा अगला। पंकज समझ में आया क्या? हाँ भैया। ओके, तो अगर ये समझ में आया तो फिर मैं आगे एक और चीज है इसमें वो भी बता। ठीक है, देखो अभी आप लोगों को पढ़ना है लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। ध्यान से देखना। सपोज मैंने यहाँ पर एक शो नाम का एक फंक्शन बनाया, और इस शो नाम के फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया, ध्यान से देखना, जिसका नाम मैंने रखा हुआ है सपोज बी, और बी में मैंने वैल्यू रख दी है 10। और ये शो फंक्शन अपने बी की वैल्यू को क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। मेन से बस क्या करना है मुझे, इस शो फंक्शन को कॉल करना। ठीक है, जब ये इस, अच्छा, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है रन होने पर? b इज इक्वल्स टू 10। टू 10। बराबर है, b इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। ठीक है, ये तो इजी है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस b की वैल्यू को मैं मेन में प्रिंट कर सकता हूँ क्या? नहीं भैया, नहीं कर सकता, क्यों नहीं नहीं कर आता। सकता? नहीं, लोकल क्योंकि वेरिएबल वो है। वाले फंक्शन में डिफाइंड है, एग्जैक्टली वो मेन क्योंकि में वो नहीं है। जो b है वो कौन से फंक्शन के अंदर बना है, मैंने शो के अंदर बना। ठीक हाँ, है, और तो वो ये लोकल सिर्फ वेरिएबल है। किसको विजिबल रहेगा, शो को। शो ठीक को। है, सो ऐसे वेरिएबल्स जो किसी फंक्शन के अंदर बनाए जाते हैं, ऐसे वेरिएबल्स जो किसी फंक्शन के अंदर बनाए जाते हैं, उनका जो स्कोप होता है वो सिर्फ उस फंक्शन तक होता है। स्कोप मतलब कि वो वेरिएबल किसको किसको दिखेगा। बेसिकली अगर कोई वेरिएबल मैं किसी फंक्शन के अंदर बनाता हूँ तो वेरिएबल सिर्फ उस फंक्शन को दिखता है। ऐसे वेरिएबल्स को हम लोग बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल के बारे में एक चीज याद रखना कि लोकल वेरिएबल सिर्फ उसी फंक्शन को विजिबल होते हैं जिसके अंदर वो बनाए गए। जैसे देखो, अगर मैं मेन में बी को प्रिंट करने गया तो मेरा कोड यहाँ पर फटता है, बोल रहा है कि बी इज नॉट डिफाइंड। लाइन नंबर 7 पे, बी इज नॉट डिफाइंड एरर आ रहा है, दिख रहा है? मेन को ऑब्वियसली नहीं पता। ठीक है,
राइट। दूसरे टाइप के हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट था हमारा, दिस स्टेटमेंट वाज एरर एज बी इज ओनली विजिबल टू शो, इज नॉट विजिबल टू, एज इट इज व्हाट, लोकल। हो गया लोकल, सबको समझ में आया लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि कोई वेरिएबल, कोई एक वेरिएबल फाइल में लिखे हुए सारे फंक्शंस को विजिबल हो, तो ऐसे टाइम पे हम लोग उस वेरिएबल को ग्लोबल बना देते हैं। ग्लोबल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो किसी फंक्शन के अंदर नहीं बनाए जाते, वो फाइल के अंदर बनाए जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बना। ठीक है, अब यहाँ पर बी जो है ये लोकल रहेगा क्या? नहीं। ये किसी फंक्शन के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है क्या? नहीं। ये बाहर बना है फाइल में, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ग्लोबल। और ग्लोबल वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि नीचे लिखे हुए सारे फंक्शंस को दिख। क्लियर है? कुणाल, यश, सिद्धि, प्रेरणा, पंकज। हाँ सर अब हम समझा। लोग को एरर आएगा हाँ क्या? सर। यस भैया। नहीं नहीं भैया। आएगा। नहीं। दोनों में भी 10-10 प्रिंट हो जाएगा। आ गया धन में? ये हो गया हमारे, हाँ सर। ये हमारे लोकल वेरिएबल्स। मैं डेफिनेशन के साथ भेज दूंगा, ठीक है। ये हमारा हो गया ग्लोबल वेरिएबल्स। ओके, अच्छा मुझे अब इसका आंसर बताना क्या है। ध्यान से देखो और मेरे को बताइए प्रोग्राम का आउटपुट क्या है। 20 और 10। 20 और पहले इसमें 20 और 10, दूसरे इसमें 10। मैंने जब पहली बार शो कॉल होगा तो शो में क्या वैल्यू हो जाएगी? पहले 20। लोकल कॉल, 20। पहले लोकल प्रिंट होगा, बाद में ग्लोबल। यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा? 20। और यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? 10। या फिर दोनों जगह 20 प्रिंट होगा? नहीं, नहीं। पहले पहले वो जो शो में जो है उसमें 20 होगा, और जो मेन में जो बी प्रिंट हो रहा है उसमें 10 होगा। ठीक है, कुणाल। 20 10 सर। शो में 20, मेन में 10। यश। यस सर, शो में 20 और मेन में सिर्फ 10। ठीक है, प्रेरणा और सिद्धि। कोमल, जयश्री। तो 20 और 10 प्रिंट होगा। ओके ठीक है, तो रन करके देखो। आ रहा है शो में क्या वैल्यू है? 20, मेन में क्या है? 10। बराबर है। लेकिन देखो मैं क्या चाहता हूं यहाँ पर, मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर जो वैल्यू चेंज करूं मैं शो के अंदर ना, वो वैल्यू इस वेरिएबल में रिफ्लेक्ट। देखो ग्लोबल वेरिएबल का एडवांटेज क्या है? ग्लोबल वेरिएबल का एडवांटेज क्या है कि अगर किसी एक फंक्शन ने वैल्यू चेंज कर दी ना, तो वो नीचे सारे फंक्शंस को वैल्यू रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ग्लोबल वेरिएबल्स क्या करते हैं? ग्लोबल वेरिएबल ऐसे होते हैं जो सारे फंक्शंस को दिखते हैं। तो अगर किसी एक फंक्शन ने वैल्यू चेंज की है, तो दूसरे फंक्शन को भी वही वैल्यू दिखनी चाहिए। मतलब कि शो में अगर बी 20 है, तो मेन को भी बी की वैल्यू क्या दिखनी चाहिए? 20 दिखनी चाहिए। लेकिन अगर सी में अगर मैं सेम कोड रन करूंगा, तो सी में दोनों जगह पर 20 प्रिंट हो। क्यों? क्योंकि बी जो है वो क्या है, यहाँ पर बी जो है ये वो कौन सा वेरिएबल है? ग्लोबल। तो अगर किसी फंक्शन ने ग्लोबल की वैल्यू चेंज की, तो मेन में दूसरे फंक्शन को भी वही वैल्यू मिलनी चाहिए। लेकिन पाइथन क्या करता है, ध्यान से सुनना, पाइथन क्या करता है, अगर आपने फंक्शन में कोई वेरिएबल बना दिया जिसका नाम सेम है ग्लोबल वेरिएबल जैसा, तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, एक्चुअली ग्लोबल वेरिएबल को रिप्लेस कर दे रहा है नए वेरिएबल से। मतलब शो के अंदर एक खुद का बी नाम का वेरिएबल बना रहा है। यहाँ पर ये जो बी है ये ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर ये बी जो है वो लोकल वेरिएबल है खुद शो का। ठीक है, राइट। मतलब ब्रीफली मुझे ये बताना है कि अगर आप चाहते हो किसी ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू किसी फंक्शन के अंदर चेंज करना चाहते हो, तो आपको ग्लोबल कीवर्ड से बताना पड़ता है फंक्शन को कि आप लोग जो ये बी है जो मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, ये कौन से वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहा हूं मैं इस ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर। ठीक है, मतलब ये जो B20 हो रहा है अभी, अल्टीमेटली कौन सा B20 हो रहा है अभी? ये वाला B20 हो रहा है। ग्लोबल वाला।
तो अब मेन को भी बी की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? 20. 20 मिलनी 20. चाहिए। समझ में आया क्या? ये दोनों जगह क्या हो रहा है? 20। तो सिंपल है, अगर आप लोग को किसी ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यूज को चेंज करना है किसी फंक्शन के अंदर ताकि वो दूसरे फंक्शन को भी विजिबल हो, वही चेंज वैल्यू, तो ऐसे टाइम पर आप लोगों को उस फंक्शन को बताना पड़ता है कि आई एम हियर यूजिंग दिस ग्लोबल वेरिएबल। अगर आप नहीं बनाओगे ऐसे तो पाइथन विल कंसीडर दिस बी एज अ न्यू वेरिएबल ऑफ द फंक्शन शो। ठीक है, समझ में आ गया ग्लोबल?